हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और सेशन की शुरुआत में ही हम आप सभी को आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले जिस चैप्टर की चर्चा की थी हम लोगों ने आपको बता दिया था और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था उस सारी चीज़ों को बता दिया था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसमें याद रखिएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन उठेंगे। तो कुछ शब्द ऐसे हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पुराने मैंने पढ़ा भी दिए हैं, उसको फिर से रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, तो उसी में ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव। ठीक है, मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। ठीक है, सूक्ष्म जीव। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहेगा उसी को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ 11-12 की क्लास नहीं ले रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें जो सही मतलब जो हमें ज़रूरत की लगेगी उसी को हम लोग पढ़ाएंगे, नहीं तो उसके बाद जो भी चैप्टर सही नहीं रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन नहीं उठे हैं उसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। ठीक है, मित्र व शत्रु। सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। ठीक है, मित्र व शत्रु। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फ्यो। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 है याद रखिएगा, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे पहले सुन तो लीजिए। पहले क्या चर्चा करेंगे, कुछ जीव जो होते हैं, चाहे वो जीवाणु हो, ठीक है, चाहे जो भी सूक्ष्म जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं की तुलना हम किस में करते हैं, सूक्ष्म जीव से करते हैं। ठीक है, या उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, उसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, वह जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, केवल कुछ आधुनिक यंत्रों द्वारा, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, उसके जरिए देखा जाए तो देख सकते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। ठीक है, वह जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वे किसी विशेष यंत्रों द्वारा देखा जा सकता है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये याद रखिएगा, क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ठीक है, अब ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं 4 वर्गों में बांटे गए हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं, फिर से सुनिएगा, 4 वर्गों में बांटे गए हैं। ठीक है, 4 वर्गों में क्या किया गया है, इनको बांटा गया है। ठीक है, जैसे 4 वर्ग में इसे सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला जीवाणु है आपका, क्या है, जीवाणु है।
जीवाणु है, जीवाणु है। दूसरा क्या है आपका, कवक है। दूसरा क्या है, कवक है। सबके बारे में चर्चा करेंगे, हम पढ़ा भी चुके हैं, फिर से इसको हम पढ़ा देते हैं, घबराइएगा नहीं। कवक है। फिर प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ कैसे लिखती है, जोआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, चौथा, चौथा है आपका क्या है, शैवाल है। क्या है, शैवाल है। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलगी, ठीक है। ये चार क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। इनके अतिरिक्त चूंकि ये क्या हैं, ये हर समय सक्रिय रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसा जरूरत नहीं कि इनको किसी माध्यम की आवश्यकता हो, इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही जीवित रहते हैं। इन सब के अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त, अतिरिक्त विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं आप, विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है। देखिए, ये जिस क्राइटेरिया को पार करते हैं या जिस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं या जिस क्राइटेरिया में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं लिए, इसी के कारण इनको चार वर्गों में और इनको अपने अंदर बांटा गया है। ये क्या करता है, विषाणु जो होता है, जो इनकी क्राइटेरिया है, जो इनके गुण हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ये कभी भी फॉलो नहीं करता है, ये उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यह अगर ऐसे हवा में रहे या किसी के जंतु या जीव या पौधों के या मनुष्य के संपर्क में जब तक नहीं आएगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। कौन, विषाणु एक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये एक्टिव रहते हैं हमेशा, ठीक है। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, जब तक जिंदा है तब तक क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये कुछ तब तक क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे और उसके बाद वर्क करेंगे। लेकिन विषाणु जो होता है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे पौधे के भी वायरस होते हैं, जंतुओं के भी वायरस होते हैं, जंतु में मानव भी आता है, उनके भी वायरस होते हैं। तो कई वायरस ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारा जीवन क्या होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है और अंत में उनकी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये तभी एक्टिव होगा जब ये किसी के संपर्क में आएगा, जब किसी के माध्यम में आएगा, तभी क्या करेगा, ये कार्य करना शुरू होगा। इसलिए इसे सूक्ष्म जीवों से क्या रखा गया है, भिन्न रखा गया है। इसे सूक्ष्म जीवों से क्या किया गया है, भिन्न रखा गया है, इसको एक साथ नहीं रखा गया है। जैसे ही ये मानव के शरीर में आएगा, संपर्क में आएगा, ये तुरंत जीवित हो जाएगा, नहीं तो इसको लाखों वर्षों तक क्रिस्टलीकरण करके रख सकते हैं। ये ऐसे कि जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। और सुनिएगा, सूक्ष्म जीवों से भिन्न भी है। दूसरी चीज भाई, जब दूसरे पर आश्रित है तो परपोषी है, ठीक है। क्या है, क्या है, तो वे केवल परपोषी में ही क्या करते हैं, गुणन करते हैं। वे केवल परपोषी की जब स्थिति आती है तभी उसमें क्या करते हैं, गुणन करते हैं। कौन गुणन करता है, तो भाई विषाणु क्या करते हैं, परपोषी में गुणन करते हैं, जैसे ही पौधे और जंतुओं के संपर्क में आएंगे तब, ठीक है। गुणन का मतलब होता है इनका संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये विकसित होना शुरू हो जाते हैं, बड़ी तेजी से क्या करते हैं, विकसित होते हैं। जिस अगर हम कुछ का बताएं तो जैसे जुकाम हो गया, ठीक है, ये वायरस की वजह से होता है। फ्लू हो गया, ये भी क्या होता है, वायरस की वजह से होता है, इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, ठीक है। और एक होती खांसी जो विषाणु की वजह से ही होती है। तो ये सारे जो चीजें हैं, इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम, ये वायरस की वजह से क्या करते हैं, फैलते हैं। ये क्या करते हैं, वायरस की वजह से क्या होता है, फैलते हैं। जबकि अतिसार और मलेरिया, अतिसार और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। अतिसार और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। देखिए, हम अगर इनको डिटेल से पढ़ाएंगे भी, आगे भी है, लेकिन अगर अभी पढ़ाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इस वजह से इसको पढ़िए। और पिछली कक्षाओं में मैंने इनको अच्छे से पढ़ाया है, आप मेरी पिछली वीडियो उठाकर देखिए, उसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल हम अच्छे से पढ़ाए हैं एकदम। कहीं भी आपको
कमी नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी भी इनका कमी नहीं मिलेगी। ये जब ये दोनों साथ आते हैं तो क्या बनता है आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, एक आवाज देता है और एक भोजन देने का काम करता है, याद रखिएगा, एक आवाज देता है और एक दूसरे को भोजन देने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, कमक और सहवाल। तो जरा इसको याद करिएगा, नहीं याद आएगा तो पिछली वीडियो उठाकर देखिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने इसको क्या किया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो अतिसार और मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। जो मच्छर होते हैं इनके ही अंदर ये प्रोटोजोआ क्या है, पाया जाता है। जब मच्छर हमको काटते हैं तो ये प्रोटोजोआ को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं। तो जब ये मच्छर हमारे शरीर में प्रोटोजोआ को जैसे ही छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बढ़ने लगते हैं तभी हमें बुखार और शरीर में दर्द वर्द शुरू हो जाता है। तो हमें जांच में पता चलता है कि क्या हुआ है, हमें मलेरिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी में जैसे आपको टीबी, ठीक है, उसको क्षय रोग भी कहते हैं, टाइफाइड हो गया, ये जीवाणुओं की वजह से होता है। टीबी और क्षय रोग जो होता है वो जीवाणुओं की वजह से होता है। मैं लिख भी देता हूँ, जरूरी भी है। जो इसमें दिया भाई वही हम पढ़ा रहे हैं, उसी को बता रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो वीडियो है, या अगर और डिटेल में पढ़ना ही है तो हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप, हम उसको और डिटेल से पढ़ा देंगे, विषाणु, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या होता है भाई, इसकी वजह से जुकाम होता है, जो इसमें लिखा वही बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम जब बताएंगे तो अलग ही बताएंगे फिर, ठीक है, और डिटेल से बताएंगे। फ्लू होगा, ठीक है, फिर खांसी होती है, ये सब इसके वजह से होता है, ठीक है। अगर हम जीवाणु की बात करें, सिंपल सी बात, जीवाणु की बात करें, ठीक है, जीवाणु की बात करें, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, से कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है। इसमें जीवाणु में क्या होता है, टीबी होता है, जिसे क्षय रोग कहते हैं आप, क्षय रोग कहते हैं, ठीक है, क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ये भी हो सकता है, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। टाइफाइड हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रोटोजोआ, जोआ, ठीक है, क्या होगा, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या होता है, तो अतिसार होता है, अतिसार होता है, और क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया। ये सबके जिम्मेदार कौन है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये सबके जिम्मेदार कौन है, प्रोटोजोआ है। इसको देख लीजिए आराम से, एकदम आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब कुछ की संरचना, कुछ विषाणुओं की संरचना निश्चित होती है, कुछ जीवाणुओं की संरचना निश्चित होती है, कुछ की नहीं निश्चित होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्या है, इनकी संरचनाओं को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हमें क्या फिगर बनाना है, नहीं भाई, हमें फिगर नहीं बनाना है, क्योंकि हमें फिगर नहीं पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हमें ये जानना है कि यह किस तरह से हमें परेशान करते हैं या हमारे लिए हानिकारक है, और किस तरह से ये हमारे लिए लाभदायक है। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक है, और आप उसका नाम भी बहुत आसानी से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो कुछ क्या है हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ हमें क्या है, फायदा भी पहुंचाते हैं, ठीक है, कुछ हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और कुछ हमें क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। उनका भी तो कोई आवास होगा भाई, उनका भी तो कहीं जगह होगा जहाँ वो रहते होंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से।
सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। मैंने विषाणु के बारे में बात की, विषाणु के बारे में चर्चा किया कि जब तक वो माध्यम में नहीं आएंगे तब तक वो आपके क्या होगा, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अधिकांश, या कह सकते हैं कि एक कोशिकी होते हैं, अधिकांश छोड़िए, एक कोशिकी होते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, कोशिकी होते हैं। कौन एक कोशिकी होता है, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं एक कोशिकी होते हैं। अब पहले हम अगर इसी में गणना करें जीवाणु की, ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जैसे कि जीवाणु कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकी भी होते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि अधिकांश, इससे पहले कहा था, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक कोशिकी होते हैं, लेकिन उसी में अपवाद में जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु, शैवाल और कवक जो होते हैं, ये जो होते हैं, सॉरी, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल, गलत बोल गए, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल जो होते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकी होते हैं। ठीक है, जीवाणु हो गए, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकी होते हैं। और कवक भी क्या हो सकता है, बहुकोशिकी हो सकता है या होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, मैक्सिमम एक कोशिकी होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं बहुकोशिकी होते हैं। और शैवाल और कवक दोनों एक साथ ही एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक आवास प्रदान करता है, दूसरा उसको क्या प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। यह गर्म से गर्म स्थानों पर रह सकते हैं, ये ठंडे से ठंडे स्थानों पर भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यह गर्म स्थानों पर रह सकते हैं और ठंडे से ठंडे जगहों पर भी रह सकते हैं, यानी हर परिस्थिति में अपने आप को ये जीवित रख सकते हैं। हर परिस्थिति में यह अपने आप को क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बहुत गर्म मरुस्थल का क्षेत्र हो या बहुत दलदली क्षेत्र हो, उसमें भी, चाहे जहाँ बर्फ पड़ रहा है वहाँ पर भी ये रह लेंगे। ठीक है, तो जैसा जो भी स्थिति होगी उस स्थिति में आराम से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यह मनुष्य के सहित, ठीक है, सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो कुछ जीवाणु जो होती हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होती है हमारे लिए लाभदायक होती हैं, और कुछ क्या होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। तो जब जो नुकसानदेह होते हैं उनके लिए हम इलाज करवाते हैं, और जो हमारे लिए फायदेमंद है वो तो हमारे शरीर में परमानेंट रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, हमारे शरीर में परमानेंट रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, अभी बताया, कवक और शैवाल का नाम लिया था। ठीक है, कि वो क्या होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। और कुछ क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो ठीक है, वो अकेले ही तफरी काट रहे हैं। ठीक है, मौज में रहते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव जो होता है वो अकेला रहता है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव जो होता है वह अकेला रहता है, लेकिन जीवाणु जो होते हैं उसमें से कुछ जीवाणु जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को किसी भी विषम परिस्थिति में रहने की, सूक्ष्म जीव को किसी भी विषम परिस्थिति में रहने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। अधिकांश सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव को किसी विषम परिस्थिति में रहने की क्षमता होती है। अधिकांश सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होता है। ठीक है, जैसे 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 जीवाणु, शैवाल, कवक व प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ।
इत्यादि। यह जीव गर्म मरुस्थल, बर्फीले क्षेत्र तथा दलदली क्षेत्रों में भी जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सूक्ष्म जीव को किसी विषम परिस्थिति में रहने की क्षमता होती है। अधिकांश सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होता है, जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि। यह जीव गर्म और मरुस्थल एवं बर्फीले क्षेत्र तथा दलदली क्षेत्रों में रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव, गलत लिख रहा है, कुछ सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है भाई, सही चल रहा है। आश्रित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, हमें आपको एकदम अच्छे से पढ़ाना, हर चीज़ को छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब इसी में मैंने कहा कि जीवाणु समूह में रहते हैं, जीवाणु समूह में रहते हैं, जबकि प्रोटोजोआ क्या होता है? अकेले ही रह सकता है। ठीक है, अकेले ही रह सकता है। या अमीबा जैसा जीव क्या है? अकेले रह सकता है। अमीबा जैसा जीव क्या है? अकेले रह सकता है। याद रखिएगा, इतना पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसमें बहुत खास नहीं है, फिर भी इसमें बहुत कुछ है। देखिए, अब हम पढ़ने चल रहे हैं इसी में। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मित्रवत सूक्ष्म जीव। ठीक है, मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है। मित्रवत सूक्ष्म जीव, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। जैसे डबल रोटी बनाना है, तब हम कुछ जीवाणु मतलब कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबल रोटी जब बनाना है तब हम यूज करते हैं। दही बनाना होता है तब यूज करते हैं। केक बनाना होता है तब यूज करते हैं। ठीक है, ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे लिए क्या करते हैं? फर्मेंटेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, तो ये लाभदायक में ही गिने जाते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनके द्वारा प्राचीन समय में एल्कोहल बनाया जाता था। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते थे जिनका प्रयोग करके प्राचीन समय में क्या होता था? एल्कोहल बनाया जाता था। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को साफ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई जानवर मर गया तो उसको क्या कर देते हैं? खाकर अपघटन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? खाकर उसका अपघटित कर देते हैं और कोई हानिकारक पदार्थ भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनको खाकर हानिकारक पदार्थ भी छोड़ते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, उनको भी क्या करते हैं? खाकर खत्म कर देते हैं या उनको भी अपघटित करते हैं। जैसे सब्जियों का जो छिलका हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के घर के जो कूड़े होते हैं उनको क्या करता है? ये साफ करता है। जो अपशिष्ट होते हैं उनको क्या कर देता है? साफ कर देता है। ठीक है, जंतु, मरा हुआ जंतु को भी खाकर क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। ठीक है, और अपघटन के द्वारा जो जीवाणु होते हैं, मैंने अभी कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते जाते हैं जो कभी भी हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे उनमें से निकलते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो औषधि बनाने में प्रयोग किए जाते हैं।
औषधि बनाने में उनका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का। कुछ जीव सूक्ष्म जीव इस तरह के होते हैं जो मृदा के क्या करते हैं, मिट्टी के पोषण के लिए कार्य करते हैं, या मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें, उनकी उनकी जो क्षमता है वो बरकरार रहे, उसके लिए काम करते हैं। जैसे आपका मैंने अभी बताया था कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, ठीक है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधों को नहीं पहुंचाते हैं, नाइट्राइट नाइट्रेट के रूप में पहुंचाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। अब मैंने कहा ना अभी कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूध से क्या करते हैं, दही बनाने का काम करते हैं, दूध से दही बनाने का काम करते हैं, ठीक है, दूध से दही बनाने का काम करते हैं। वह सूक्ष्म जीव, अगर आपको दूध से दही बना हुआ अगर आप दही देख लेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप से अगर आपने देख लिया तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम उस दही को दोबारा खाएं। इससे अच्छा है कि अगर जिनको दही पसंद है वो कृपया ऐसा एक्सपेरिमेंट न करें, जानलेवा हो सकता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, बस चुपचाप मार के मिले तो खा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दही एक हद तक खाना अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो दूध से दही बनने के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। लैक्टो जो है बैसिलस जीवाणु जो होता है वो जिम्मेदार होता है। वो क्या करता है कि दूध को किस में बदल देता है, दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है, और इसी तरह से हमारा पनीर भी बनता है, ठीक है, हमारा क्या बनता है, पनीर बनता है। अचार के अपघटन के लिए, ताकि अचार मतलब अचार सड़ता है, याद रखिएगा। जो अचार आप आम का अचार बना रहे हैं तो फल में जब भी उसमें मसाला लगाएंगे तो बाद में उसको रखेंगे तो कुछ दिन तक वो जीवाणु की वजह से सड़न पैदा होगी। वो सड़न हानिकारक नहीं होती है, वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि अचार जैसा होना चाहिए, अचार का मूल रूप लाने के लिए उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया काम करती हैं, ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इडली डोसा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आप हमारे क्षेत्र में जलेबी बनती है, उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सहयोग करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा भाई। चलिए भाई फिर से सुनिएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ये क्या करता है, दूध को, ठीक है, दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। क्या करता है, दही में बदल देता है, ठीक है, याद रखिएगा, दही में क्या कर देता है, बदल देता है। और यह एक तरह का क्या है, जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, जीवाणु है। इसी तरह से हमारे यहाँ जलेबी बनती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, जीवाणु का उपयोग करते हैं। मैदे को क्या करता है, वो उसका आयतन को बढ़ा देता है, उसके बारे में अभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जब मैंने अभी कहा कि अचार जो होता है वो सड़न पैदा होती है, तब जाकर अचार खाने योग्य बनता है, तो वो जीवाणुओं के जरिए ही होता है। ये चीज़ें सब देखने को मिलती है। इडली हो गया, भटूरा हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या है, बनने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जीवाणु का प्रयोग करते हैं, जिससे वो क्या होता है, तैयार होता है। अगर जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे में मिला दिया जाए, यानी जीवाणु और ईस्ट को चावल के आटे में मिला दिया जाए तो किण्वन करने के बाद तब हमारा इडली और डोसा, इडली व डोसा बनता है। किसकी वजह से बनता है, तो जब चावल के आटे में जीवाणु और ईस्ट, ठीक है, ये रहें तो ये क्या करते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, उनके आयतन को बढ़ा देते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, वो खाने योग्य हो जाए, हमारे लिए क्या हो जाए, खाने योग्य हो जाए। ईस्ट जो होता है तीव्रता से, ये ईस्ट जो होता है, ऐसी स्थिति में जो ईस्ट होता है तीव्रता से जनन करना शुरू करता है, और जनन जब करता है और साथ में क्या करता है कि सांस लेने का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है। जब ईस्ट श्वसन क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये तेजी से बढ़ना शुरू होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, बुलबुले पैदा होते हैं।
बुलबुले पैदा होने के कारण क्या होता है, ठीक है, बुलबुले पैदा होने के कारण क्या होता है कि गैस में बुलबुले होने के कारण खमीर वाले मैदे जो होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, यानी उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब क्षेत्रफल बढ़ना शुरू होता है तो उसके माध्यम से, जब ऐसा हो जाता है तो हम उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, ठीक है, पेस्ट्री बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनका वाणिज्यिक उपयोग भी बहुत होता है। ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग भी बहुत होता है। तो किस तरह से वाणिज्यिक उपयोग होता है उसके बारे में भी सुन लीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, वो भी क्या है, जरूरी है। वाणिज्यिक उपयोग भी क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, बड़े स्तर पर एल्कोहल बनाना हो, शराब बनाना हो, बियर बनाना हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, एसिटिक एसिड का उत्पादन करना हो, तो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या, एल्कोहल बनाना हो, बियर बनाना हो, ठीक है, शराब बनाना, एसिटिक एसिड के उत्पादन के लिए हम सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जौ, गेहूं, चावल, फलों का रस, ठीक है, उपस्थित प्राकृतिक, ठीक है, शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी चावल से भी एल्कोहल बनता है, ठीक है, जौ से भी एल्कोहल बनता है, और फल, अंगूर, अंगूर से भी क्या होता है, क्या बनता है, आपका शराब बनती है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि ईस्ट द्वारा उनका क्या किया जाता है, ईस्ट द्वारा क्या किया जाता है, द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन ईस्ट के जरिए किया जाता है। वो क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। वो क्या करते हैं, किण्वन करते हैं। याद रखिएगा, इतनी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब हम ऐसी स्थिति को देखने को हमको मिलेगी तो उसमें क्या होगा कि चीनी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे मैं क्या कह रहा हूँ, कि यह एल्कोहल को अगर हमें तैयार करना है तो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण ही क्या होता है कि चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। जो चीनी का विलयन है उसी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की जो क्रिया विधि है उसे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन विधि कहते हैं। ठीक है, किण्वन विधि कहते हैं। और लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने ही फर्मेंटेशन का क्या किया था, क्या किया था, किण्वन विधि का क्या किया था, खोज की थी। वो भी कब किए थे, तो 1857 में। ठीक है, किण्वन विधि की खोज देखिए, विधि की खोज लुई पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने, ठीक है, किण्वन विधि की खोज लुईस पाश्चर ने 1857 में की थी। हम उस समय क्या लड़ रहे थे, पहली आज़ादी का युद्ध लड़ रहे थे, यानी क्रांति मतलब विद्रोह शुरू हो चुका था। ठीक है, किण्वन विधि की खोज लुईस पाश्चर ने 1857 विधि में किया था। जो चीनी का विलयन होता है उसको एल्कोहल में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के औषधि का उपयोग, यानी अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं औषधि बनाने में। उसी में एक कड़ी जोड़ लेते हैं, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है वो क्या होता है, इंजेक्शन होता है। ठीक है, जब आप बीमार पड़ते हैं तो वो डॉक्टर आपको लगाता है। भाई अभी इसे क्यों लगाया जाता है, किस बीमारी में इसको लगाया जाता है उसके बारे में जान लीजिए। तो कोई भी अन्य प्रतिजैविक जो गोली भी होती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। कैप्सूल भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ये क्या करते हैं, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को इन सूक्ष्म जीवों से बनी दवा क्या करती है, उसको नष्ट कर देती है, या उनकी वृद्धि और विकास को रोक देती है। इस प्रकार के औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। आजकल जीवाणु और कवक, किसकी बात कर रहे हैं, जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार की प्रतिजैविक औषधियां बनाई जा रही हैं। जीवाणु और कवक से बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं। जीवाणु और कवक, याद रखिएगा, जीवाणु व कवक पूछ सकता है। ठीक है, दे देगा उठाकर कि किससे बनाया जाता है। तो जीवाणु और कवक से क्या होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक क्या होता है,
दवाओं का, औषधियों का क्या होता है, विकास हो रहा है, औषधियों को बनाया जाता है। देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रियोमाइसिन, ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। आ सकता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखाएंगे नहीं, पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रा, ठीक है, साइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, फिर उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन, ये जो जितने भी हैं ये एंटीबायोटिक हैं। ये क्या है, एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, 3 इनको उठा के देगा, एक अलग देगा, पूछेगा कि इनमें से भिन्न कौन है। तो आपको जो चौथा बचा है इनके अलावा वो क्या है, वो 3 क्या है, प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है, और चौथा क्या है, अलग है। इस तरह से जीवाणु और कवक और जीवाणु की उत्पादित किया जाता है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम अगर इसकी बात करें तो हमें इसका मतलब जो लाभदायक जीवाणु हैं उनका संरक्षण करना, उनको बचा के रखना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन शैली को उन्नत बना रहे हैं, बीमारियों से हमें बचा रहे हैं, इस वजह से उनका क्या करना, संरक्षण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सन 1929 में, ध्यान से सुनिएगा, सन 1929 में जो आपके, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, कौन, सन 1929 में, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, 1929 में फ्लेमिंग, ठीक है, 29 में, सन 1929 में फ्लेमिंग ने, ठीक है, जीवाणु रोगों से बचाव एवं संवर्धन प्रयोग करते हुए अचानक से उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का फफूंद और छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है, तथा पाया जाता है कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद के द्वारा मारे भी गए हैं। इसी के कारण फफूंद से क्या बना, पेनिसिलिन बनाई गई। यानी इसका मतलब याद रखिएगा, इनका मतलब सिर्फ इतना है कि 1929 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का क्या किया था, खोज किया था, पेनिसिलिन का क्या किया था, की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। ये किससे बनता है, तो फफूंद से बनता है। किससे बनता है, फफूंद से बनता है। किससे बनता है, तो फफूंद से बनता है, ठीक है। ये किससे बनता है, फफूंद से बनता है, फफूंद से बनता है। कौन बनता है, पेनिसिलिन बनता है। उन्होंने देखा कि ये फफूंद जो है जीवाणुओं को मार भी रहा है, उनके विकास और वृद्धि को भी क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो फफूंद से ही क्या निकाल लिया गया, पेनिसिलिन निकाल लिया गया। कब निकाला गया, तो 1929 में इसको निकाल लिया गया। और इसी तरह से क्या हुआ, पेनिसिलिन का यूज हम लोग क्या करने लगे, दवा के रूप में, औषधि के रूप में करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्लियर है, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जब होगा तो कल से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और कल इसका आखिरी वीडियो होगा, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, लेकिन कल इसका आखिरी वीडियो होगा। आज हमने इसको पढ़ा दिया आपको, और इसको जरूर देखिएगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जब भी एजुकेशन यानी भर्ती से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित कोई सटीक न्यूज आएगी तो मैं आप तक लेकर आऊँगा। मैं वो इंसान नहीं हूँ कि हर 5 मिनट पर आपको कुछ जाऊँ उठाकर, नहीं, जब कोई निश्चित चीज़ें आएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।